हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर किया था चैप्टर 2 इंडियन पॉलिटिक्स का, जिसमें हमने सेकंड चैलेंज के बारे में पढ़ा था, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, और हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हम एक एक करके तीनों चैलेंजेस को एक एक चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम फर्स्ट जो हमारा चैलेंज है यूनिटी को इंश्योर करना, उसको हम पढ़ चुके हैं। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर था डेमोक्रेसी जो है उसको बिल्ड करना, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यानी कि थर्ड जो हमारा चैलेंज था कि हमें क्या लेकर आना है, डेवलपमेंट लेकर आनी है, हमें पॉलिसीज लेकर आनी है। और डेवलपमेंट और पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी एरियाज हैं, चाहे कोई मतलब कोई भी सेक्शन है सोसाइटी का, सबको डेवलपमेंट हो, सारे जो सेक्शन है सब में डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से तीन चैलेंजेस हमने देखे। तीसरा चैलेंज जो है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ये नाम है इस चैप्टर का। एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस। अब यहाँ पर ओडिशा की बात आ रही है सबसे पहले कि ओडिशा में क्या हुआ था। ओडिशा में जैसे कि आयरन ओर मिलता है बहुत ज़्यादा, तो ओडिशा में जो माइनिंग का प्रोसेस था वो किया जाए या ना किया जाए, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे। ठीक है, तो डेवलपमेंट लानी है तो माइनिंग का प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको नुकसान होगा। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जहाँ रहते हैं वही एरिया ऐसा है जहाँ पर माइनिंग हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर आयरन और जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, बट वहाँ पर तो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो इसलिए उनका सर्वाइवल जो है वो तो खतरे में आ गया। ठीक है, तो जैसे जो स्टील की डिमांड इंक्रीज हुई, वैसे ही ओडिशा जो है, जो कि एक लार्जेस्ट रिजर्व माना जाता है, जिसको आयरन ओर का कंट्री में सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो ओडिशा में माना जाता है, मतलब ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का, इज बीइंग सीन एज इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ओडिशा को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश in on this unprecedented demand for iron ore and has signed memorandum of understanding। तो इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है, ओडिशा की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ओडिशा की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मेमोरेंडम है अंडरस्टैंडिंग का उसको साइन कर लिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ। अब जो गवर्नमेंट है वो ये बिलीव करती है कि इससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, जो कैपिटल्स होते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। और हमें पता है कि अगर कैपिटल जो है उसकी इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, जनरेशन जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नेसेसरी होती है किसी भी कंट्री के लिए, तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। फिर जो आयरन और है दैट लाई इन सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि इससे ट्राइबल पॉपुलेशन को खतरा है। क्यों खतरा है, क्योंकि आयरन और जो है ये जो रिसोर्स है वो जो अंडर डेवलप्ड एरिया है ना, किसका, ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पर रहती है, वो वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वहाँ पर ये आयरन ओर के रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इससे ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो डर रही है कि अगर वो इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे तो इसका मतलब है उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, अपना घर जो है, अपना लाइवलीहुड को छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो भी डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो तो अपने व्यू से सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि अगर ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर खड़ी कर देंगे माइनिंग के प्रोसेस के लिए तो क्या होगा, तो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से एनवायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं कि यहाँ पर खतरा है, ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, इसलिए उनको खतरा लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट भी होगी इंडस्ट्री की, कंट्री की,
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये फील करती है, वो ये सोचता है कि अगर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप नहीं की जाएगी तो एक बैड एग्जाम्पल होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे हम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो कंट्री में पॉवर्टी बढ़ेगी, डेवलप नहीं हो पाएगी कंट्री। तो कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या आप अलग अलग इंटरेस्ट बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 इंटरेस्ट देखे, एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन के, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन को खतरा है। दूसरा गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि हाँ एस्टैब्लिश कर दो इंडस्ट्रीज को, क्योंकि क्या होगा इससे, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो होगी। और जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो है एनवायरमेंटलिस्ट। तो एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप की जाएगी तो क्या होगा, एनवायरनमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो अलग अलग इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। एंड व्हाट आर की पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के क्या की पॉइंट्स हैं। डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट ऑन विच एवरीवन कैन एग्री, कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर हर कोई एग्री कर सकता है, या फिर ये जो इशू है इसको रिसॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से कि जिससे सबके इंटरेस्ट को सेटिस्फेक्शन हो। As you ask this question, you would find yourself facing yet bigger question. What kind of development does Odisha need? Odisha को किस तरीके की डेवलपमेंट चाहिए? Indeed, whose need can be called Odisha's need? और किसकी ज़रूरत को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस उठते हैं। मतलब उड़ीसा जो है इतनी अच्छा वहाँ पर आयरन ओर मिलता भी है, इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलता भी है, फिर भी जो उड़ीसा है वो अभी तक अंडर डेवलप्ड कंट्री ही मानी गई है, सॉरी अंडर डेवलप्ड स्टेट मानी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ये हमने ओवरव्यू देखा इसका, यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ्स थे, स्टेंजास थे, इसमें हमने क्या देखा, इसका ओवरव्यू देखा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, चैप्टर तो यहीं से स्टार्ट होता है, वो तो बस एक ओवरव्यू था। तो अब हम इस फर्स्ट टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कंटेस्टेशन यहाँ पर वर्ड दे रखा है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब होता है संघर्ष करना। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको एक्सपर्ट जो है उनके द्वारा भी आंसर नहीं किया जा सकता। डिसीजंस ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व बीइंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर। तो ये जो डिसीजंस है उसमें क्या होगा, उसमें एक सोशल ग्रुप का इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो प्रेजेंट जनरेशन जो है, मतलब अगर प्रेजेंट वाले सफ़र करेंगे तो फ्यूचर वालों को आयरन और वगैरह मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर अगर प्रेजेंट जो है वो इस तरीके से सरवाइव नहीं करेगी, सफ़र नहीं करेगी, तो फ्यूचर जनरेशन जो है उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो इन अ डेमोक्रेसी ऐसे जो डिसीजंस हैं वो कैसे लिए जा सकते हैं, शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। तो ऐसे जो डिसीजन है वो लोगों पर छोड़ देने चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे माइनिंग के ऊपर हमें कुछ एडवाइस लेनी चाहिए, एनवायरमेंटलिस्ट से भी लेनी चाहिए और इकोनॉमिस्ट से भी लेनी चाहिए। तो जो फाइनल डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए जो कि लोग लेते हैं, लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए। हु आर इन टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल, जो लोगों के टच में होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री जो है उसे बहुत सारे डिसीजन इस तरीके से लेने पड़े। हर एक जो डिसीजन था उसको कैन नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजन। दूसरे जो डिसीजन है उनके इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मतलब हर एक डिसीजन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ऑल दिस डिसीजंस वर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जितने भी डिसीजंस हैं वो किस तरीके से बाउंड है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल से बाउंड है। ऑलमोस्ट everyone agreed that development of India should mean that both economic growth and social economic justice। अब सबने एग्री कर लिया कि अगर डेवलपमेंट होगी तो इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होगा। ये भी एग्री किया गया कि ये जो मैटर है ये बिजनेसमैन पर नहीं छोड़ना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पर या फिर फार्मर्स पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों की, और यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन लेना चाहिए।
तो देयर वाज डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन एंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। तो यहाँ पर भी एक तरीके का डिसएग्रीमेंट आता है कि गवर्नमेंट किस तरीके का रोल प्ले करे जस्टिस लाने में, ग्रोथ भी हो साथ ही साथ जस्टिस भी हो, मतलब डेवलपमेंट भी हो, कंट्री में डेवलपमेंट भी हो। जैसे मान लो जो ओडिशा में जो आयरन ओर है वो भी सही तरीके से उसकी भी इंडस्ट्रीज डेवलप हों, और साथ ही साथ जस्टिस भी हो, मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको सफ़र भी ना करना पड़े। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसीजन ले। Was it necessary to have centralized institution to प्लान फॉर एंटायर कंट्री? अब पूरी कंट्री के लिए प्लान करने के लिए क्या एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए? क्या जो गवर्नमेंट है उसको कुछ इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेस खुद से रन करने चाहिए? एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच टू द नीड ऑफ जस्टिस इफ इट डिफर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? और कितनी इंपॉर्टेंस जो है वो जस्टिस की ज़रूरत को देनी चाहिए, मतलब जस्टिस को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफर करता है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व कंटेस्टेशन। तो हर एक जो क्वेश्चन है उसमें संघर्ष होता है, विच हैज़ कॉन्टिन्यूड एवर सिंस, जो हमेशा से चला आ रहा है। हर एक जो डिसीजन है उसमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी होता है, पॉलिटिकल रिजल्ट भी होता है, और ज़्यादातर इश्यूज जो है वो उसमें पॉलिटिकल जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसमें कंसल्टेशंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कंसल्टेशन करेंगे तभी तो किसी भी जो डिसीज़न है उसको लिया जा सकेगा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, फिर पब्लिक जो है उसको अप्रूव करेगी। तो इसलिए दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसलिए हमें ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि ये जो हमारी इंडिया है उसकी जो पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक बॉक्स भी है जिसमें क्या बताया गया, व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट। अब ये लेफ्ट और राइट क्या होता है? अब हमने लास्ट चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर में भी हमने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पढ़ा था, तो इसी तरीके से हम देखेंगे ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है इसका मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिक्स, पहले तो इसका ओरिजिन देखते हैं, और ओरिजिन कैसे है। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उस टाइम पर सबसे ट्रिगर्ड पॉइंट क्या था कि जो बेस्टाइल फोर्ट है वहाँ का, तो उस पर क्या हुआ था, अटैक हुआ था। तो तब नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई थी, और ये डिसीज़न लेना था कि जो किंग है उसके पास पावर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जो किंग था उसके लेफ्ट में कुछ लोग बैठे थे और राइट में कुछ लोग बैठे थे। ठीक है, यहाँ पर राइट में कुछ लोग बैठे थे और लेफ्ट में। अब जो लोग लेफ्ट में बैठे थे वो चेंज चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि जो किंग है वही रहे, और जो राइट में बैठे थे वो चेंज नहीं चाहते थे, वो किंग के सपोर्टर थे, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे। जो लेफ्ट में जो लोग थे वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के थे, मतलब रेवोल्यूशन चाहते थे, चेंज चाहते थे। लेकिन ये राइट वाले जो है वो चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे पावर जो है किंग के पास रहे, और ये चाहते थे पावर जो है वो किंग के पास नहीं रहे। ठीक है, तो यही से इसका जो ओरिजिनेशन है वो हुआ। अब इन पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंसेस टू पार्टीज एंड ग्रुप्स विद लेफ्ट राइट आइडियोलॉजी और लर्निंग। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें हमने हमेशा दो वर्ड सुने होंगे, लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, ये पोजीशन बताती है कि कोई भी जो ग्रुप है उसकी पोजीशन कहाँ है, किस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग कि वो सोशल चेंज चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, और जो रोल है स्टेट का इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने में। अब लेफ्ट का मतलब होता है रेफर्स टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर डाउन सेक्शन एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। तो लेफ्ट वाले चेंज चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो पुअर पीपल है तो उनके फेवर में वो काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सेक्शन है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं इनके बेनिफिट के लिए। और जो राइट है, राइट का मतलब क्या होता है, राइट रेफर्स टू who believe that free competition and market economy alone ensure progress and development should not necessarily government should not unnecessarily intervene in the economy। अब राइट का मतलब यहाँ पर क्या है, राइट जो टर्म है उसका मतलब है कि जो फ्री कंपटीशन में बिलीव करते हो, मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हो और प्रोग्रेस को इंश्योर करते हो, और ये भी कहते हो कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन
मतलब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरविन करे इकनॉमी में, मतलब बेवजह गवर्नमेंट इकनॉमी में इंटरविन ना करे। Can you tell which of the parties in 1960s were rightist and which were left parties? Where would you place the Congress party of at that time? तो यहाँ पर क्वेश्चंस किए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको लेफ्ट में रखा जाएगा या राइट में रखा जाएगा। तो अगर एक तरीके से देखें तो बीजेपी तो राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जो कंक्लूजन है कि कौन सी पार्टी कौन से में जाती है, लेफ्ट में, लेफ्ट उसको लेफ्ट कहा जाना चाहिए या फिर राइट कहा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।